हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर करेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस दोनों ही सिस्टम हम यहाँ पर सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा का ये टॉपिक बन जाता है और इसमें आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी, आपको वहां पर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर आपके पास नो सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वेशन आपके पास नॉन होमोजीनियस भी हो सकती है और होमोजीनियस भी हो सकती है। दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax इक्वल्स टू में b होता है आपके पास। यहाँ पर ये जो a मैट्रिक्स होती है और जो आपके पास ये जो x मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है आपके पास अननोन होते हैं, यानी कि आपके पास वेरिएबल्स जो गिवन होते हैं इक्वेशन में वो हम x में लेते हैं। b में आपके पास इक्वल में नॉन जीरो वैल्यूज गिवन होती है, वो आपके पास b मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर ये जो a मैट्रिक्स है इसकी यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या होगी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर होगा a11 x1, आपके पास कोई अननोन वेरिएबल यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा, प्लस में यहाँ पर होगा a12 x2 होगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये चलेगा। लास्ट में आपके पास a1n और यहाँ पर xn होगा, ठीक है। इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर b1 कोई वैल्यू होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर a21 x1 होगा, प्लस में यहाँ पर a22 x2 होगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। लास्ट में आपके पास a2n xn इक्वल्स टू में यहाँ पर b2 होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मेट चलता रहेगा। लास्ट में आपके पास यहाँ पर am1 आएगा x1, प्लस में यहाँ पर am2 x2 आएगा, प्लस में इस तरीके से ये चलता रहेगा और लास्ट में आपके पास यहाँ पर amn xn इक्वल्स टू में यहाँ पर bm होगा, ठीक है। ये आपके पास ये जो a मैट्रिक्स है इसकी फॉर्म यहाँ पर गिवन होगी, यानी कि ये जो a मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जो a मैट्रिक्स हम लिखेंगे वहां पर आपके पास मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो ये आपके पास जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर x1 x2 से लेकर xn तक हमने यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स यहाँ पर लिए हैं, इनके कोफिशिएंट्स हमें लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर a11 आ जाएगा, a12 आ जाएगा, फिर यहाँ पर a13 आ जाएगा। इस तरीके से लास्ट में आपके पास a1n आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर a21 आ जाएगा, यहाँ पर a22 आ जाएगा, यहाँ पर a23 आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर a2n आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा और लास्ट में आपके पास यहाँ पर जो फॉर्म आएगी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा am1 आएगा, फिर यहाँ पर am2 आएगा, इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में amn आएगा, ठीक है। ये आपके पास a मैट्रिक्स यहाँ पर होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ x मैट्रिक्स की, तो ये आपके पास अननोन वेरिएबल्स आएंगे x1 x2 x3, इस तरीके से लास्ट में यहाँ पर xn आएगा। और अगर मैं यहाँ पर b मैट्रिक्स की बात करूँ तो जो b मैट्रिक्स होगा इसमें आपके पास ये इक्वल टू में यहाँ पर 1 b1 b2 b3 ये जो वैल्यू गिवन होगी वो आपके पास यहाँ पर b मैट्रिक्स के अंदर होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर होता है। ये फॉर्मेट आपके पास गिवन होगा, इक्वेशन आपको गिवन होगी। इस फॉर्मेट में आपको जितने भी ये जो वेरिएबल्स गिवन होंगे x1 x2 होगा या xyz होगा, कोई भी वेरिएबल गिवन होंगे, उनके कोफिशिएंट से आपको a मैट्रिक्स बनानी है। b मैट्रिक्स में आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स होंगे वो आपके पास x मैट्रिक्स में आ जाएंगे और b आपके पास यहाँ पर इक्वल में जो वैल्यू गिवन होगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज होती है जैसे a1 से लेकर a1n और am1 से लेकर amn तक मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये आपके कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। सेम एज इट इज बी में भी आपके पास रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, देन आपको वहां पर बताना है कि आपके पास ये इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है और इनकंसिस्टेंट में आपके पास नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन के थ्रू बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये इक्वेशंस हैं, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखी, फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी 2x प्लस में y इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, एक मैंने यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू में यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। ये मेरे पास इक्वेशन है। जब आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशन गिवन हो, जैसे यहाँ पर दोनों ही इक्वेशंस जो हैं ये डिफरेंट हैं,
2x प्लस में y इक्वल्स टू में 3 है और x माइनस y इक्वल टू में 1 है। तो जब आपको इस टाइप की इक्वेशन दिखे तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पर सीधा लगाना कि ये जो है वो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर जैसे सेकंड, यहाँ पर मैं आपको सीधा बता रही हूँ, मैं आपको वैसे मैट्रिक्स मेथड आपको यहाँ पर सिखाऊंगी कि किस तरीके से मैट्रिक्स मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट यहाँ पर सीधा बता दिया कि ये जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखी है, मेरे पास है यहाँ पर 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 7 और सेकंड यहाँ पर दे रखी है 8x प्लस में 12y इक्वल्स टू में 28। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन जो है, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन की बात करूँ, इसमें अगर मैं थ्रू आउट 4 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 7 बनेगा। दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन हमारी सेम आ गई। तो जब दोनों इक्वेशन सेम हो जाती है तो वहां पर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आपके पास ये जो है वो कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है, ये चीज आपको नोट करनी है। इसमें भी मैंने आपको बताया था ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है और साथ में आपके पास यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको मैट्रिक्स मेथड से बताऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पर सीधा अगर पूछा जाए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो आपको इसी तरीके से आइडिया लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रखी है 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 7 और सेकंड हमें यहाँ पर दे रखा है 4x प्लस में 6y इक्वल्स टू में 20। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन, इसमें अगर मैं थ्रू आउट 2 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में यहाँ पर जो है वो आपके पास 10 बनेगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट जो इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास बनी है, इसमें देखिए 2x प्लस में 3y 7 के इक्वल है और यहाँ पर 2x प्लस में 3y जो है वो 10 के इक्वल है। तो ये एक साथ दो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं हो सकती कि ये 7 के भी इक्वल हो और 10 के भी इक्वल हो। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट रहेगा यहाँ पर, इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यानी कि आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ये चीजें यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये तो मैंने आपको सीधा आइडिया बता दिया कि आपको किस तरीके से बताना है नॉन होमोजेनियस, अगर आपको लीनियर इक्वेशन का सिस्टम अगर आपको गिवन हो तो वहां पर आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि आपके पास सॉल्यूशन कंसिस्टेंट बनेगा या फिर इनकंसिस्टेंट बनेगा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो मेथड बता देती हूँ जिसे हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, रैंक निकालनी है। मैंने रैंक आपको बता रखी किस तरीके से हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो रैंक जो है वो हम रो एक्चेलन फॉर्म से यहाँ पर रैंक फाइंड आउट करेंगे। देन आपके पास यहाँ पर एक, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, रैंक निकालोगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए होगी उसकी रैंक निकालोगे और आप यहाँ पर ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। क्या बनाओगे, ए ऑगमेंटेड बी, उसकी रैंक आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। ए ऑगमेंटेड बी इस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे मेरे पास जो मैट्रिक्स था, जैसे मैंने एक जो एग्जांपल्स लिए थे वही देख लीजिए। जैसे तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिया था, ये आपके पास कंसिस्टेंट यहाँ पर बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए बनाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, यहाँ पर x और y जो आपके पास वेरिएबल गिवन है उसके यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स की बात करूँ तो बी मैट्रिक्स मेरे पास 3 और 1 हो जाएगा, और अगर मैं x की बात करूँ तो यहाँ पर वेरिएबल आ जाएंगे x और y। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको कंपेयर करके ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स लिखनी होती है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, हमें ए की रैंक फाइंड आउट करनी है। आपके पास यहाँ पर रैंक फाइंड आउट करोगे तो इसकी रैंक कितनी आएगी, जब यहाँ पर आप सीधा जो है वो डिटर्मिनेंट से भी सोल्व कर सकते हो, बाकी मैं मैट्रिक्स मेथड आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, -2, यहाँ पर बनेगा -1, यानी कि -3 आपका बनेगा, जो कि डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब रैंक इसकी 2 आएगी। फिर हम यहाँ पर ए ऑगमेंटेड बी की अगर हम बात करें तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स जब आप बनाओगे तो ये किस तरीके से बनेगी, आपके पास यहाँ पर 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ऑगमेंटेड यहाँ पर 3, ऑगमेंटेड यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, वैसे मैंने रो एक्चेलन फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया था, जैसे मैं यहाँ पर जो है वो आपको बता देती हूँ यही।
जैसे मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनी है, अगर मैं A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स की यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स क्या बनी थी, मेरे पास यहाँ पर बना था 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, ऑगमेंटेड 3 और 1 यहाँ पर बना। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा रही हूँ। वैसे मैंने रो एक्लन फॉर्म में क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये एलिमेंट जो है वो 1 बनाना होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आप सीधा जो है वो इसको 1 बनाकर हम नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं, तो हम यहाँ पर इसको 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं R2 पर ऑपरेशन लगा दूंगी। R2 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देन मैं उसमें से R1 को सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस पर तो हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और ये सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -2 बनेगा, उसमें से मैं 1 को सब्सट्रैक्ट करूंगी तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर उसमें से 3 को सब्सट्रैक्ट करूंगी तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप देखिए, अगर आप मैट्रिक्स मेथड से जा रहे हैं तो आपको रैंक निकालनी है ए की, तो आप सीधी A ऑगमेंटेड B की रैंक निकालो, आप इसको छुपा लो, तो यहाँ पर जो रैंक आएगी वो A की हो जाएगी। देन फिर यहाँ पर पूरे A ऑगमेंटेड B की यहाँ पर रैंक देख लो, तो यहाँ पर मुझे रैंक निकालनी है A ऑगमेंटेड B की, तो मेरे पास यहाँ पर रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। तो मेरे पास जब रैंक इक्वल आ जाए कि मैट्रिक्स की रैंक, यहाँ पर अगर इसको छुपा के देखें तो यहाँ पर रैंक ऑफ A कितनी आई है, रैंक ऑफ ए मेरे पास यहाँ पर 2 ही आई है, क्योंकि नॉन जीरो रो हमारे पास 2 है। तो यहाँ आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल आ जाता है, तो आपके पास जो नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है वो आपके पास कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जो आपके पास लास्ट में जो वैल्यू यहाँ पर बच गई, जैसे यहाँ से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे 2x प्लस में यहाँ पर y इज इक्वल्स टू में 3, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ये तो 0 है, x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, माइनस का y इक्वल्स टू में यहाँ पर -1। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ गई, ये y की वैल्यू 1 जो है वो इसके अंदर पुट कर दो। जब मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू में उस साइड 2 जाएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो 1, यानी कि x की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आपके पास जब दोनों की रैंक इक्वल आ जाती है तो आपके पास कंसिस्टेंट बनेगा और सॉल्यूशन आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड चीज, और साथ में नोट करना कि यहाँ पर जो है वो आपके पास अननोन, यानी कि n मैं किसको लिख रही हूँ, अननोन, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या था, इस इक्वेशन में वेरिएबल 2 थे, x और y, तो यहाँ पर रैंक भी 2 आई है और आपके पास जो अननोन है, जो n है, वो भी आपके पास कितने हैं, 2 है। तो जब ये सारी चीजें इक्वल हो जाती है तो कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड कंडीशन में जब आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक जब हम निकालते हैं, ये दोनों इक्वल तो आ जाती हैं, लेकिन जो आपके पास अननोन नंबर्स जो होते हैं, जो वेरिएबल गिवन होते हैं, उनसे कम हो। ठीक है, रैंक दोनों की बराबर है लेकिन अननोन से कम है, तो इस कंडीशन में भी आपका यहाँ पर कंसिस्टेंट बनता है। क्या बनता है, कंसिस्टेंट बनता है, लेकिन आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड है आपके पास के जब रैंक ऑफ ए अगर आपके पास इक्वल ही ना आए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, ठीक है, इक्वल ही ना आए, जब दोनों इक्वल ना हो तो आपके पास इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन आपका यहाँ पर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मैंने एग्जांपल लिए थे, जैसे ये एग्जांपल जब आप यहाँ पर करोगे मैट्रिक्स मेथड से, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों की रैंक जो है वो क्या रहेगी, जैसे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैट्रिक्स अगर बनाऊंगी तो 2, 3 और 7 होगा। सेकंड रो जो बनेगी वो आपके पास 8 होगा, 12 होगा, 28 होगा। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा सारा 0 बन जाएगा, तो रैंक आपके पास यहाँ पर 1 ही हो जाएगी, रैंक 1 होगी। लेकिन अननोन जो है एक्स वाई 2 से कम यहाँ पर रैंक आई है, तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो रैंक इक्वल नहीं होगी, रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल नहीं होगी, तो वहां पर आपके पास नो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद देखिए
तो देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेथड लिख रखा है जो मैंने आपको बता दिया है वैसे ही। यहाँ पर मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम, वही मैंने आपको बताया कि जब दोनों की रैंक बराबर नहीं है तो आपके पास नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट बनेगा। अगर दोनों की रैंक इक्वल है और नंबर ऑफ अननोन यानी कि n जो है वो भी इक्वल है तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा विद यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देन मैंने आपको ये भी बताया कि रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल तो आ जाए लेकिन नंबर ऑफ अननोन से लेस आ जाए तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ये क्या क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट तो रहेगा लेकिन इनफाइनाइट रहेगा। कंसिस्टेंट आपका इन दोनों कंडीशन में होता है जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी बराबर होती है। एक में नंबर ऑफ अननोन बराबर होते हैं और एक में नंबर ऑफ अननोन जो है वो ज्यादा होते हैं और रैंक जो है वो कम होती है। तो कंसिस्टेंट दोनों में होता है लेकिन तीनों इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो जाए रैंक से तो वहां पर इनफाइनाइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस में 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y माइनस में 3z इक्वल्स टू में 13, 2x प्लस में 19y माइनस में 47z इक्वल्स टू में 32। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और ये जो इक्वेशन है इसमें हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करनी है कि कंसिस्टेंट है या फिर आपके पास इनकंसिस्टेंट है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ax इज इक्वल्स टू में b, यानी कि हमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। ए मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 माइनस में 3, जेड का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा, फिर है आपके पास 2, यहाँ पर जो है वो 19 आ जाएगा, फिर माइनस में 47 आ जाएगा। ये ए मैट्रिक्स है। अगर मैं एक्स मैट्रिक्स की बात करूं तो ये मेरे पास अननोन आ जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएंगे इक्वल वाली, 5 हो गया, 13 हो गया और 32 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर रैंक ऑफ ए निकालनी है और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी निकालनी है। हम यहाँ पर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रैंक हम निकालते हैं तो हम यहाँ पर ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स यहाँ पर बनाएंगे। तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 माइनस 3 और 7 ऑगमेंटेड, यहाँ पर बी का यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है 3, फिर हमारे पास है 1, फिर -3 और फिर हमारे पास बन जाएगा बी का यहाँ पर जो है वो 13 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, फिर हमारे पास 19, उसके बाद में माइनस में 47 और फिर हमारे पास हो जाएगा 32। ठीक है, ये हमारे पास ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है। फिर हम यहाँ पर ऑपरेशंस लगाकर जो है वो क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाकर हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। वैसे हमें क्या करना होता है, पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है, सीधा हम इनको 0 भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पर इस 3 को अगर 0 बनाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करूंगी, तो देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकती हूँ कि ये जो आपके पास R2 मैट्रिक्स है इस पर मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ। R2 को मैं यहाँ पर 2R2 यानी कि पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6 बन जाएगा। जो ऊपर वाली मैट्रिक्स उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो 6 में से 6 जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये जो आपके पास सेकंड जो रो है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर 6 बनेगा, माइनस में जो R1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रही हूँ, R2 पर ऑपरेशन लगाया है। R3 पर मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है, R3 को मैं यहाँ पर, ये तो सीधा ही हो जाएगा, 2 है तो R3 में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर लगाओ आपके पास ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या बनेगा, R1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हम एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद में ये तो 0 बन जाएगा। अब देखो इसको मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो मैं लिख रही हूँ इस तरीके से, 2 यहाँ पर 2 बन गया, माइनस में हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 यानी कि यहाँ पर जो है वो 11 बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर -3 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर माइनस का 6 बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का 6 बनेगा, और फिर मैं माइनस कर रही हूँ इससे मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 21 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल माइनस का 27 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 26 यहाँ पर बनेगा, माइनस में यहाँ पर जो है वो 15 बन जाएगा। तो जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, ये 11 बच गया।
क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर देखो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, ये तो 0 बन जाएगा। मैं सीधा ही सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 47 है, इसमें से ये माइनस का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 54 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 32 है, इसमें से मैं यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास कितना बनेगा, 27 बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, 32 में से 5 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 27 ही बनेगा। उसके बाद देखो ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस में 2R2। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3 7 ऑगमेंटेड, ये तो 5 आ जाएगा, फिर 0 है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 27 11, और यहाँ पर ये 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये तो 0 बन जाएगा। 11 दूनी 22, आपके पास 0 बन जाएगा। यहाँ पर 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बनेगा, और क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना, माइनस करना है, तो माइनस का 54 बन रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 को जब आप यहाँ पर 27 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर इसको जो है वो छुपा लेती हूँ, तो यहाँ पर ये A मैट्रिक्स है, इसकी रैंक क्या आई, तो रैंक ऑफ A जो है वो मेरे पास यहाँ पर 2 आई, रैंक ऑफ A मेरे पास क्या आई, 2 आई। लेकिन अगर मैं रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B की अगर मैं बात करूं तो A ऑगमेंट B की जो रैंक है वो मेरे पास यहाँ पर 3 आई है, क्योंकि नॉन जीरो रो जो है वो 3 है। इसको अगर हम छुपा ले तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, तो मैट्रिक्स A की रैंक 2 आई है, इसकी 3 आई है, दोनों बराबर नहीं आई है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर कहीं पर प्लस माइनस की अगर कोई गलती हो गई तो आप दोबारा चेक कर लेना, बाकी यहाँ पर नो सॉल्यूशन ही बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6 दे रखा है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 10 दे रखा है, फिर x प्लस 2y प्लस में लैम्डा z इक्वल्स टू में म्यू दे रखा है, और हमें यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, हम तीनों ही कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और थर्ड है आपके पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों ही कंडीशन हम यहाँ पर चेक करके बता देते हैं। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं कि हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स यहाँ पर बनाऊंगी। तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स जब मैं यहाँ पर बनाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 1 कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पर 3 और ये 10 बनेगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर म्यू आएगा। ये हमारे पास A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। तो मैं R2 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, R2 माइनस में R1, और R3 पर मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 माइनस में R1। ठीक है, इन दोनों में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनेगा, फर्स्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, लैम्डा में से 1 जाएगा तो लैम्डा माइनस 1, म्यू में से 6 जाएगा तो म्यू माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको 0 बनाऊंगी। इसको 0 बनाने के लिए मैं R3 पर ऑपरेशन लगाती हूँ। R3 पर क्या ऑपरेशन, R3 माइनस में R2। ठीक है, R3 में से R2 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये 0 बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो फर्स्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। सेकंड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 0 बन गया, ये 0। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा माइनस में 1, इसमें से -2 करेंगे तो लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर म्यू माइनस 6 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर जो है वो म्यू माइनस में 10 हो जाएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो फर्स्ट अगर हमें गिवन होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस कंडीशन में देखो आप किस तरीके से करोगे। फर्स्ट है कि अगर हमारे पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन आपका कब एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास रैंक ऑफ ए बराबर होती है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और बराबर होता है अननोन के। अननोन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। अननोन कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड। इसका मतलब रैंक भी आपके पास क्या होगी, 3 होगी। इसका मतलब लैम्डा माइनस 3 अभी आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और म्यू माइनस 10 भी आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा।
म्यू माइनस 10 डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा माइनस 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तभी आपके पास रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और एन जो है वो इक्वल आएंगे, तभी इसकी रैंक 3 होगी, अननोन भी 3 होंगे। तो कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी कि म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 10 और लैम्डा की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये कंडीशन आपको ऑप्शन में गिवन होगी, तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड, जब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, सेकंड जब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन हो, तो वहां पर आपके पास क्या कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ ए बराबर होती है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, लेकिन आपके पास लेस होता है एन से, एन से लेस होता है। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों की जो रैंक है वो 2 होगी, क्योंकि अननोन तो आपके पास 3 है, तो इन दोनों की रैंक अगर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तभी आपके पास रैंक जो है वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब लैम्डा माइनस 3 जो है वो 0 होगा और म्यू माइनस में 10 जो है वो भी आपके पास 0 होगा, यानी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी और म्यू की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन में ये है कि आपके पास यहाँ पर रैंक ऑफ ए, थर्ड कंडीशन है आपके पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होती है। अब तो जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो वहां पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, आपके पास डज नॉट इक्वल कब होगा, जब रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास 2 हो, यानी कि ये यहाँ पर 0 बन जाए और ये आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 बन जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू तो आपके पास 3 आ जाएगी, लेकिन म्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 10 हो जाएगी। तो यहीं पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जब आप ये 0 बन जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 2 ही नॉन जीरो रो बचेंगी मैट्रिक्स ए में, तो आपके पास रैंक ऑफ ए जो है वो 2 आ जाएगी और ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की रैंक जो है वो 3 आ जाएगी, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको लैम्डा और म्यू की जैसे यहाँ पर वैल्यू पूछ रखी थी, आपको गिवन होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। ये जो है वो आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, जिसका मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं होमोजेनियस के लिए। अभी यहाँ पर क्या था, नॉन होमोजेनियस सिस्टम था, अभी हम यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम सीखेंगे। उसके अंदर आपके पास Ax इज इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर जैसे हमने किया तो उसमें क्या था, Ax इज इक्वल्स टू में बी मैट्रिक्स था, ये बी जो है वो आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स होती है। जब आपके पास Ax इज इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स आ जाता है तो ये आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर होमोजेनियस में क्या होता है, दे रखा है होमोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस सिस्टम में मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि Ax इज इक्वल्स टू में यहाँ पर जो है वो आपके पास ये बोल्ड होता है, यानी कि नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो Ax इज इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। एक चीज यहाँ पर नोट करना कि जो आपके पास जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन होता है उसके अंदर आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स, क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है, क्योंकि आपके पास ए ऑगमेंटेड बी जो बनती है यहाँ पर, क्योंकि बी तो आपके पास नल मैट्रिक्स होती है, तो आप 0 0 कुछ भी मत लगाओ बेशक। जैसे आपके पास लास्ट होमोजेनियस में क्या बनता था, आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 1 फिर 2 1 2 इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑगमेंटेड में क्योंकि बी आपका यहाँ पर नॉन जीरो होता था, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर आती थी, ठीक है। अब यहाँ पर होमोजेनियस में क्या होगा, सारे ही 0 होंगे, तो ये लिखने की कोई जो है वो जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है वो आपके पास रैंक ऑफ ए के ही इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, बराबर हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपका बनता है होमोजेनियस में। अब यहाँ पर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक आपका यहाँ पर होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है आपका यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जब आपका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दो चीजें यहाँ पर ट्रिकी भी आप कर सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखा उसकी आपको यहाँ पर डिटरमिनेट वैल्यू सोल्व करनी है, जब आपका डिटरमिनेट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। और यूनिक सॉल्यूशन में भी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ये ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि सारे x y z जो भी वेरिएबल होंगे, x1 हो गया, x2 हो गया,
वो सारे आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, जीरो होंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल में आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो आपके पास दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और आपको सीधा एग्जैक्ट इसी तरीके से जो है वो फाइंड आउट करना होता है, आपको डिटरमिनेट वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, और अगर आपके पास ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेट जो है वो इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो आपके पास वहां पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा है कि द सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन। यानी कि यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रखा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करूं तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास अननोन के इक्वल आएगा, और जब आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो लेस देन एन आ जाएगा, ये तो आपके पास ट्रिवियल में हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ये आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको दोनों नोट कर लेनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास ट्रिवियल होता है इसमें ए डिटरमिनेट की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होती है, और इसमें ए डिटरमिनेट की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। जैसे यहाँ पर मेथड दे रखा है कि इफ नंबर ऑफ, यानी कि रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाती है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आपके पास सिस्टम क्या बनता है, कंसिस्टेंट बनता है विद यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेकंड है कि अगर जब आपके पास रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ जाता है तो देन सिस्टम कंसिस्टेंट। मैंने आपको बता दिया सिस्टम आपका कंसिस्टेंट ही होता है विद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, also exist and then it case n minus r variable are assigned arbitrary values। यानी कि आपके पास जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है तो वहां पर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम जैसे आपके पास n जो है नंबर ऑफ अननोन जो है वो यहाँ पर 3 है, और मान लीजिए रैंक जो है मैट्रिक्स की वो 2 आ गई, रैंक क्या आ गई, 2 आ गई, तो आपको 3 माइनस 2 करना है। एक जो है आर्बिट्रेरी आपको मान के चलना होता है। ठीक है, एक वैल्यू जो है वो आपको आर्बिट्रेरी माननी है। जैसे एक्स वाई जेड आपके पास अननोन है, आपके पास जब इक्वेशन आएगी तो एक तो आपके पास तीनों वेरिएबल में इक्वेशन आएगी, और एक आपके पास यहाँ पर 2 वेरिएबल में इक्वेशन आएगी। 3 वेरिएबल में इक्वेशन आएगी, एक आपकी 2 वेरिएबल में इक्वेशन आएगी, और आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको जैसे यहाँ पर y प्लस में z इक्वल्स टू 3 आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेट करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने z की वैल्यू t जो है वो लेट कर ली, तो आपको यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि n माइनस r वेरिएबल जो है वो आपको असाइन करने होंगे, देन आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर z को मैंने t मान लिया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस में t, देन यहाँ पर y और z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें यहाँ पर नोट लिख रखा है। नोट क्या है कि इन केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 आप यहाँ पर लिखिए कि जब रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होती है। जब रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होती है देन नो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। व्हाइल इन केस 2, केस 2 क्या था, जब रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास लेस देन अननोन होता है तो वहां पर आपके पास n माइनस आर, यानी कि आपके पास ये जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, अननोन वेरिएबल होते हैं, उसमें से r जो है ये आपके पास रैंक होती है मैट्रिक्स की, तो n माइनस आर जो है वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है तो आपकी स्टेटमेंट बन सकती है। सेकंड कह रहा है कि होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी कि नॉन होमोजेनियस में आपके पास इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन बनती थी, लेकिन ये कह रहा है कि जब आपके पास होमोजेनियस सिस्टम गिवन होगा तो वहां पर आपके पास कंसिस्टेंट ही बनेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा या फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। ये आपके पास सेकंड है। थर्ड कह रहा है कि अगर आपको नलिटी निकालनी है तो आपको ऑर्डर जो गिवन होगा, जैसे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसमें से आपको रैंक को माइनस कर देना है तो वो आपके पास नलिटी आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ कह रहा है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जैसे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की डिटरमिनेट की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई तो मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास जीरो सॉल्यूशन है, यानी कि जो वेरिएबल होंगे उन सबकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0 आएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि जब आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है उसका मतलब आपके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। उसके बाद सिक्स्थ है कि व्हेन द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन, यानी कि आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये इक्वेशन है कि x प्लस में 2y प्लस में 3z इक्वल्स टू में मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 5 है। एक मैंने इक्वेशन यहाँ पर ले ली x माइनस में 2y और माइनस में z इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर ले लिया 2। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन ले ली,
यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर 3 है, यानी कि वेरिएबल 3 है एक्स वाई जेड। इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो इस कंडीशन में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और ये चीज आपको सीधी नोट करनी है कि मान लीजिए आपको एग्जाम में यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ अननोन 3 है और यहाँ पर इक्वेशंस 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो इक्वेशन कम हो, तो वहां पर पूछा जाए कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको याद रखना है कि वहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रिकी मेथड मैंने आपको बता दिया था पहले कि अगर एक ही डिटरमिनेट की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगी तो सॉल्यूशन जो होगा वो आपके पास कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर डिटरमिनेट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको एक, तो क्वेश्चन देखिए, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका मतलब ए डिटरमिनेट की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये चीज आपको नोट करनी है, ये तो आप यहाँ पर कर लोगे डिटरमिनेट वैल्यू से, आप यहाँ पर कि ए की डिटरमिनेट वैल्यू जो है वो 0 लेके चलोगे तो आपके पास यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से समझाने की कोशिश करूँ कि मैट्रिक्स मेथड से आपको किस तरीके से करना है। तो मैट्रिक्स मेथड देखिए, हम यहाँ पर रैंक निकालेंगे ए की, मेरे पास यहाँ पर क्या होगा 1 है, फिर यहाँ पर के है, फिर मेरे पास यहाँ पर 3 है, उसके बाद में यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर के होगा, उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको यहाँ पर क्या बनाऊंगी, 0 बनाऊंगी, इसको 0 बनाऊंगी। तो मैं R2 पर ऑपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, R2 पर। ये मेथड मैं आपको करवा रही हूँ लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना है ऐसे, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ ज्यादा है, क्योंकि आपके पास 4x4 की भी मैट्रिक्स आ सकती है, 3x4 की आ सकती है, 4x3 की आ सकती है, तो वहां पर रो एक्लन फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो R2 पर ऑपरेशन में लगा रही हूँ, R2 में से मैं 4R1 करके सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। R3 पर मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 माइनस में 2R1, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर बनेगी। फर्स्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 4 में से मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करूंगी, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 3 माइनस में 4 के बनेगा, यहाँ पर के माइनस में, यहाँ पर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 12 बनेगा। अब देखो यहाँ पर इस 2 में से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, 1 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस में 2k होगा। यहाँ पर देखो 2 में से ये जो है मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर 6 होगा, 2 माइनस में 6 यानी कि माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको 0 बनाना है। अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, R2 और R3 को ही यहाँ पर जो है वो मुझे यूज करके इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैट्रिक्स है यानी कि जो R3 जो रो है इसको मैं 3 माइनस में 4k से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये जो R2 है इसको मैं 1 माइनस 2k से मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर जो है वो इनको सब्सट्रैक्ट कर दूं। यानी कि मैं R3 पर क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ कि मैं 3 माइनस में 4k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ R3 को, देन मैं 1 माइनस में 2k से मल्टीप्लाई करके, 1 माइनस में 2k से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर इसको जो है वो R2 से मल्टीप्लाई करके जो है वो R3 में से सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया, देन ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनेगी, देखो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। R1 पे तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिख दिया। ये 0 है, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, k माइनस में 12। ये देखो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर बात है मेन, यहाँ पर मेन चीज है, यहाँ पर माइनस में 4, -4 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी पहले 3 माइनस में 4k के साथ, फिर इसमें से मैं यहाँ पर k माइनस 12 इंटू 1 माइनस में 2k को सब्सट्रैक्ट करूंगी। लेकिन हमने यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से किया है, यानी कि ओवरऑल आप इसको सोल्व करके देख लेना। आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, k इंटू में k माइनस में 9 यहाँ पर बनने वाला है, 2k माइनस में 9, ठीक है। k इंटू में 2k माइनस में 9 ये आपका यहाँ पर बनने वाला है, आप इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मतलब है इसका, जब हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या था कि रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास लेस देन नंबर ऑफ अननोन होगा। नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर क्या है, 3 है, इसका मतलब रैंक जो है वो इसकी 2 होगी।
2 होगी, इसका मतलब 100% ये वैल्यू जो है वो आपकी 0 होगी, यानी कि k इंटू में 2k माइनस में 9 जो है वो आपके पास 0 होगा, यानी या तो k की वैल्यू 0 है या फिर आपके पास 2k माइनस में 9 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 9/2 आ गई और एक k की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपको करना है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।